अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। नेटवर्क मार्केटिंग की इब्तिदा कहाँ से हुई? नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पहली कंपनी कौन सी थी? नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे पहले किसने ज्वाइन किया? पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है जबकि हमारे मुल्क के हालात में अनएम्प्लॉयमेंट आम है और इस वक्त कोई भी कारोबार मुनाफा नहीं दे रहा, तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें किस तरीके से कामयाबी से हमकिनार कर सकती है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा कि आप इसके मुतल्लिक क्या सोचते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पहली कंपनी एवोन को समझा जाता है जो कि 1886 के अंदर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बनी। ये मेनली डील करती थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। हालांकि अमोर और एवोन दोनों ही 73 साल कबल ही डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर चुके थे और इन दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे, लेकिन उस वक्त लोग इस कदर ब्यूटी कॉन्शियस नहीं हुए थे। ये तो सब लोग जानते हैं, ज़रूरत इजाद की माँ है और ऐसी ही कुछ ज़रूरत पड़ी 1920s के अंदर। लोग फास्ट फूड को ज़्यादा प्रीफर करने लगे थे, उनके पास इतना वक्त भी नहीं था। इस फास्ट फूड की प्रेफरेंस की वजह से लोगों के अंदर एक्सपेक्टेड था कि आगे चल के मिनरल्स और न्यूट्रिशन की उनकी बॉडी में कमी होने लगे। इस ज़रूरत को देखते हुए एक शख्स थे कार्ल रैनबर्ग, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया 1930 के अंदर जो कि विटामिन प्रोडक्ट्स थे। कार्ल रैनबर्ग जो कि चाइना से थे, 1934 में वो कैलिफोर्निया चले गए और वहां पर उन्होंने जाके कैलिफोर्निया विटामिन्स के नाम से एक कंपनी लॉन्च कर दी जिसको अवाम में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और 5 साल के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा आई। और जब ग्रोथ की वजूहात को जाना गया तो 2 वजूहात सामने आई। नंबर 1, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई क्वालिटी की थी। नंबर 2, पब्लिसिटी। अच्छा, पब्लिसिटी के हवाले से इन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की, लेकिन उसके बावजूद वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के तहत इनके प्रोडक्ट्स लोगों के जरिए ही बहुत ज्यादा बिके। और फिर 1939 में इस कंपनी की रीब्रांडिंग की कार्ल रैनबर्ग ने और इसका नाम न्यूट्रीलाइट रख दिया गया और इसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल को भी अपनाया गया जिसके जरिए से लोग सिर्फ रिकमेंडेशन एंड शेयर करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे इस कंपनी के जरिए से। और यूं डोर टू डोर सेलिंग जो मार्केटिंग का पुराना तरीक़ेकार था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, उसका खात्मा हुआ और नई टाइप की और आज की ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है और डिजिटल इंडस्ट्री है उसकी बुनियाद रखी गई जो कि आज तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है। ली एस मैचिंगर और विलियम एस कैसलबरी ये दोनों न्यूट्रीलाइट के सबसे पहले और सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। इस बात को भी अक्सर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब कोई कारोबारी या कोई शख्स बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा होता है तो उसके मुतल्लिक नेगेटिव अफवाहों का फैलना, मनफी बातों का फैलना भी उतनी ही तेज़ी से हो रहा होता है और यही मामला न्यूट्रीलाइट के साथ भी हुआ। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूट्रीलाइट के खिलाफ एक्शन लिया और अफवाहें क्या थी? प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं और जी प्रोडक्ट्स के मुतल्लिक जैसे वादे कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर वैसा नहीं होता और इनको वजूहात बनाकर कंपनी के खिलाफ एक्शंस लिए गए। जबकि उसी दौरान में 2 लोगों ने और न्यूट्रीलाइट को ज्वाइन किया और उसको बहुत रैपिडली ग्रो किया जिनके नाम थे जे वैन एंडल और रिचर्ड डिवोस। मगर इस वक्त न्यूट्रीलाइट ने वापस ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जाने का फैसला किया जबकि इन दोनों लोगों ने, जे वैन एंडल ने और रिचर्ड डिवोस ने, ये फैसला किया कि वो अपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाएंगे क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग का ही है और उन्होंने एक कंपनी की बुनियाद रखी 1959 में जिसका नाम दी अमेरिकन वे रखा गया और इनके प्रोडक्ट्स थे
होम केयर के। कुछ अरसे के बाद ये अमेरिकन वे की रीब्रांडिंग करके उसका नाम एमवे रखा गया और ये फैसला किया गया कुछ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जाएं और इसके लिए न्यूट्रीलाइट के ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हासिल की गई और उसके कुछ प्रोडक्ट्स को हेल्थ केयर के नाम पर लॉन्च किया गया। और फिर 22 साल बाद न्यूट्रीलाइट के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया और उसको एमवे के अंडर कर लिया गया। पाकिस्तान में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कब आई यकीन से नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता जो सबसे पहली कंपनी जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया नेटवर्क मार्केटिंग को पाकिस्तान में, वो मलेशियन कंपनी थी। कंपनी का नाम था एनर्जेटिक्स मार्केटिंग इंटरनेशनल कंपनी, जो कि 6 अप्रैल 2011 में पाकिस्तान में आई। शायद पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के आने से पहले ही पोंजी स्कैम्स या फिर एमएलएम स्कैम्स पहले ही आ चुके थे और इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर बदनाम किया। हालांकि पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 301 के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि इस किस्म के एमएलएम स्कैम्स या पोंजी स्कैम्स के अंदर इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का कारोबार करना बैन है। आप आवाम से डायरेक्टली पैसे नहीं ले सकते सिवाय इसके कि आप कोई बैंक हो या फिर कोई इन्वेस्टिंग फर्म हो, कोई ब्रोकरेज फर्म हो, इसी सूरत में आप डायरेक्ट आवाम से पैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और घटते हुए रिसोर्सेज, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का सैलाब और तूफान है महंगाई का, इन सब को देखते हुए देखा जाए तो हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग एक निजात दहिंदा की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे पाकिस्तानियों को असल और नकल के अंदर फ़र्क करना पड़ेगा। असली नोट क्या होता है, नकली नोट क्या होता है, इसके दरमियान डिफरेंस जानना पड़ेगा। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी सही है, कौन सा लीगल काम कर रही है और कौन सा इलीगल काम कर रही है, इसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यही कौमों का फ्यूचर है। रोबोटिक्स जिस तरीके से आम हो रही है, काफी सारी नौकरियां और ज्यादा नापेद होने वाली हैं और हम तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट के इस भवंडर में फंसे हुए हैं। अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम के हवाले से कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको तहकीक के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।